जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब से नुपुर शर्मा के बयान से बवाल मचा है तब से ही खाड़ी देशों ने काफ़ी हल्ला मचाना शुरू कर दिया है। अब जब उनने हल्ला मचाना शुरू किया तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर सवाल खड़े किए जाने लगे कि ये भारत की अर्थव्यवस्था खराब हो सकती है और 10 तरह की बातें उसके साथ होने लगी। लेकिन एक बात यह भी है कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था वहाँ से आ रहे पैसे के कारण खड़ी हुई है तो एक बात ये भी तो समझनी चाहिए कि भाई यहाँ के जो भारतीय वहाँ जाकर काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उनके ही ऊपर तो वहाँ की भी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। आप यकीन मानिए, अगर वहाँ से वो भारतीय वापस आ जाते हैं तो भारत का तो नुकसान होगा ही, क्योंकि भारत के ऊपर बोझ बढ़ेगा और साथ ही साथ जो विदेशी मुद्रा आया करती थी वो भी रुक जाएगी। लेकिन इसके बाद ये लोग मजदूर कहाँ से लाएंगे, ये एक बड़ी बात है। नुपुर शर्मा द्वारा एक बात बोले जाने पर नाराजगी दिखाने वाले खाड़ी देश कतर में माइनॉरिटीज़ को मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन से गुजरना पड़ता है। कतर उन्हीं मुल्कों में शामिल हैं जो कि प्रोपेगेंडा पर भारत जैसे विशाल देश के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर तो करता है, लेकिन अर्थव्यवस्था और अनाज एवं फलों के लिए ये भी अभी भारतीयों पर निर्भर है। अब भारत ने कतर सरकार से वहां रहने वाले हिंदुओं के पूजा स्थल के लिए ज़मीन और अंतिम संस्कार के लिए शमशान भूमि देने के लिए कहा है। बता दें कि कतर सहित विभिन्न खाड़ी देशों में हिंदू समुदाय के लाखों लोग रहते हैं जो वहाँ के विकास में अपनी अतुलनीय योगदान दे रहे हैं। कतर में रहने वाले इन हिंदुओं के किसी परिजन की मृत्यु होने पर उन्हें या तो दफनाया जाता है या फिर अंतिम संस्कार के लिए शव को भारत लाना पड़ता है। कतर एक इस्लामिक मुल्क है और वहाँ हिंदुओं को मौत के बाद अंतिम संस्कार करने की अनुमति नहीं दी जाती है। बता दें कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में कतर, गोबान और सेनेगल की 8 दिवसीय राजकीय यात्रा से वो लौटे हैं। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य रहे सुशील मोदी ने बताया कि भाजपा के कुछ नेताओं ने आपत्तिजनक बयान के बाद की गई कार्रवाई से कतर संतुष्ट दिखा। इस समय खाड़ी देशों में 76 लाख से ज़्यादा भारतीय काम कर रहे हैं। ये भारतीय वहाँ की अर्थव्यवस्था को नया आयाम दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, कोरोना महामारी के दौरान भारत ने अरब देशों को अनाज और फलों की पूर्ति भी करी थी। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार यूएई ने साल 2020 में काजू की अपनी कुल आयात का 21%, डेयरी और उत्पाद के आयात का कुल 15% भारत से खरीदा था। वहीं ईरान ने अपनी चाय का 24% भारत से आयात किया था। बता दें कि इस्लामिक देशों के संगठन इस्लामिक सहयोगी संगठन IOC में 56 देश शामिल हैं। यहाँ रहने वाले लोगों की कुल आबादी 190 करोड़ है, जो विश्व की जनसंख्या का लगभग 24% है। इसकी स्थापना 25 सितंबर 1969 को मोरक्को में हुई थी। तब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस मतलब OIC था। 28 जून 2011 को इसका नाम बदलकर IOC कर दिया गया था। लेकिन इस बार के विवाद में उसने जिस तरीके से अपनी बात को सामने रखा है वो तरीका लोगों को समझ में नहीं आया और इसीलिए भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उन्होंने भी इनको आड़े हाथों लिया है। अब आड़े हाथों तो लिया, लेकिन जिन बातों को जिस तरीके से रखा जाना चाहिए था उस तरीके से नहीं रखा। मतलब आप खुद सोचिए, एक तरफ आप कह रहे हैं कि भाई हम भारतीयों को यहाँ पर परेशान करेंगे और ये करेंगे, भारतीय प्रोडक्ट का बहिष्कार करेंगे। अरे तेल के अलावा आपके पास बेचने के लिए है क्या, जो कि जल्दी ही ख़त्म भी होने वाला है। इसीलिए तो दूसरे एनर्जी सोर्सेज की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे में मिडिल ईस्ट को भी एक समझना चाहिए कि भाई आपको भी आगे के लिए चीज़ें अगर बना के चलनी है तो आपको उसी तरीके से पेश भी आना पड़ेगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।